प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 475 करोड़ की बनास दूध डेयरी की भी करेंगे शुरुआत। साथ ही उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का करेंगे वितरण। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार पूरी तरह सतर्क। प्रधानमंत्री आज करेंगे मौजूदा स्थिति की समीक्षा। देश में ओमिक्रॉन के मामले 230 के पार। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगी रोक। पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश किए जारी। केरल दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पीएन पनिकर की कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। राष्ट्रपति जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी करेंगे दर्शन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की सुविधा देने के अमेरिका के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से किया स्वीकार। भारत ने किया प्रस्ताव का समर्थन। भारत ने अफगानिस्तान की मदद के लिए 5 लाख वैक्सीन की एयरलिफ्ट। ओमिक्रॉन संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने की कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने की अपील। कैलिफोर्निया में 1 फरवरी तक स्वास्थ्य कर्मियों को होगी कोविड टीके की बूस्टर खुराक लेने की आवश्यकता। ब्रिटेन में कोविड-19 के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज। दक्षिण कोरिया पहली बार बना एशियन चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन। जापान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से पराजित कर खिताब पर किया कब्जा। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक किया हासिल। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की। जी हां, आज वो वाराणसी के दौरे पर हैं और लगभग 1 बजे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 20 लाख से अधिक निवासियों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे पीएम मोदी काशी वासियों के लिए सौगातों का पिटारा लेकर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा किसानों और पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। दौरे में पीएम वाराणसी की जनता को डेयरी प्लांट की सौगात देने जा रहे हैं। बनास डेयरी लखनऊ और कानपुर के बाद बनारस में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। पीएम मोदी इस प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी का ये प्लांट है। 5 लाख लीटर कैपेसिटी दूध का वैल्यू एडिशन होगा। उनमें से दही, लस्सी, आइसक्रीम सहित स्वीट सहित यहाँ पर काफ़ी चीज़ बनेगी। अपने गांव में अपना दूध वहाँ पर कलेक्शन होगा और वहाँ से यहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था हम करेंगे। 1.5 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा हो और प्रोडक्शन में आ जाए, ऐसी हमारा प्लानिंग है। इसे 475 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 30 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी प्रतिदिन 5 लाख लीटर की क्षमता होगी, जिसे 10 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 50,000 लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर, 75,000 लीटर बटर मिल्क, 50 टन दही, 15,000 लीटर लस्सी और 10,000 किलोग्राम अमूल मिठाई का भी उत्पादन होगा। इस प्लांट की एक बेकरी यूनिट भी होगी। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण आहार उत्पादन के लिए टेक होम राशन संयंत्र भी शामिल होगा। किसानों की आय दोगुनी हो, इस दिशा में पूरी तेजी से देश में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब वाराणसी आते हैं, काशी की जनता को विकास की नई नई सौगातें मिलती है। बनास डेयरी संकुल से इस पूरे परिक्षेत्र में दुग्ध क्रांति तो आएगी ही, साथ ही किसानों और पशुपालकों की आय में काफी इजाफा होगा। इस डेयरी प्लांट से वाराणसी, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के पूर्वांचल क्षेत्र के 1000 गांवों के स्थानीय किसानों को लाभ होगा। प्लांट से 750 लोगों के लिए सीधे रोजगार पैदा होगा तो करीब 2400 लोगों को सहयोगी कार्यों में और करीब 1.5 लाख परिवारों को गांव में रोजगार मिलने की संभावना है। अमूल कुल सर हमारा यही प्लान है कि
डेयरी का उद्योग डालें और दूध जो है बेचें। अमूल आ गया यहाँ पे, अब सोच रहे हैं कि हम लोग भी ये धंधा करने, नज़दीक ही रहेगा, बेचने में दिक्कत भी नहीं होगा। अमूल प्लांट खुल रहा है गुजरात की फैक्ट्री जैसे। अब यहाँ मेरा भी प्लान है कि मैं पशुपालन और बढ़ाऊँ। सेलिंग करने बनारस जाना पड़ता है, अलग अलग दुकान पे जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा परेशानी होती है हम लोगों को। यहाँ खुल जाएगा तो अमूल एक फिक्स रेट मिलेगा। यहाँ एक्चुअली यहाँ पे दूध का रेट न मिलने की वजह से हमको जगह जगह जाना पड़ता है, लेकिन अमूल फैक्ट्री का नाम सुनते ही तो हमको थोड़ा उत्सुकता हुई है। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े 1.7 लाख से अधिक दूध उत्पादकों के बैंक खातों में लगभग 35 करोड़ रुपए का बोनस डिजिटल रूप से ट्रांसफर करेंगे। साथ ही रामनगर के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। रामनगर में हमारा एक मिल्क प्लांट है 2 लाख लीटर पर डे का, उसी प्लांट के अंदर बायोगैस के आधारित बिजली का संयंत्र वो लगाने जा रहे हैं। 19 करोड़ रुपए की लागत का ये शिलान्यास होगा, जिसमें वो प्लांट एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जिन शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उसमें ओल्ड काशी के वार्डों के पुनर्विकास की 6 परियोजनाएं, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 720 स्थानों पर उन्नत निगरानी कैमरों के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा जिन परियोजनाओं का उद्घाटन होगा उसमें शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं अहम हैं। इसमें करीब 107 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का शिक्षक शिक्षण अंतर विश्वविद्यालय केंद्र और 7 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान में निर्मित एक शिक्षक शिक्षा केंद्र है। इसके अलावा प्रधानमंत्री BHU और ITI करौंदी में आवासीय फ्लैट और स्टाफ क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री 130 करोड़ रुपए की लागत से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर में डॉक्टर छात्रावास, एक नर्स छात्रावास और आश्रय गृह से संबंधित परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे भादरसी में 50 बिस्तरों वाले एक एकीकृत आयुष अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष मिशन के तहत पिंडरा तहसील में 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करेंगे। दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के स्पीड ब्रीड भवन का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री अपने वाराणसी दौरे में करेंगे। इससे पूर्वांचल के किसानों को काफी फायदा होगा। साल में हम एक जनरेशन की जगह जो नॉर्मल खेत में ली जाती है, यहाँ 4 से 5 जनरेशन हम एक ही धान की ले सकते हैं। उससे इस इलाके को ये सुविधा मिल जाएगी कि हमारे जो ब्रीडर्स हैं, जो कि साल में 2 या 3 फसलों लेने के लिए उनको साउथ या कोस्टल इलाके में जाना पड़ता था, वो बनारस में रह के ही इस कार्य को कर सकेंगे। प्रधानमंत्री प्रयागराज और भदोही जाने वाली सड़कों के लिए 2 से 6 लेन की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इससे वाराणसी की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। शहर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी स्थित श्री गुरु रविदास जी मंदिर और ऋषि गोवर्धन से संबंधित पर्यटन विकास परियोजना के चरण 1 का भी उद्घाटन करेंगे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नहीं कर रहे हैं। सभी के लिए, नागरिकों के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो प्रयास है वो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से हो रहा है। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और आर्थिक प्रगति के लिए काम करने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं और ये सभी परियोजनाएं उन्हीं प्रयासों का हिस्सा हैं। शैलेंद्र मिश्रा और हरिकेश बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के अपने दौरे के दौरान दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के स्पीड ब्रीड भवन का लोकार्पण करेंगे। इससे बीज अनुसंधान को रफ्तार मिलने के साथ किसानों को भी काफी फायदा होगा। संस्थान के वैज्ञानिकों से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने की खास बातचीत। स्पीड ब्रीड नाम है ईरी के इस भवन का और मैंने चश्मा लगा रखा है, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ आने के लिए आपको चश्मा लगाना ज़रूरी है और हमारे साथ विकास जी हैं जो यहाँ की फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि जो भी किसान हैं या जो लोग धान के बारे में, चावल के बारे में जानना चाहते हैं, स्पीड ब्रीड कैसे काम करता है या करेगा, इसके बारे में आप लोगों को बताएं।
ये फैसिलिटी हम लोगों ने इसलिए बनाई है क्योंकि कोई नॉर्मल वैरायटी बनाने में हम लोगों को 8 से 10 साल लगता था। इस स्पीड ब्रीडिंग फैसिलिटी में विद ये जो LED लाइट्स है, ये जो है डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स की हैं, इनके साथ में डिफरेंट कारक और अवेलेबल हैं, जैसे CO2 है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इनको रेगुलेट करके हम इनकी लाइफ साइकिल बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, जिसके साथ में आप 4 से 6 जनरेशन 1 साल के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हम कोई भी नई प्रजाति जो पहले 8 से 9 साल लगते थे बनाने में, उसको अब 3 से 4 साल में ही हम बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं, लगाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डिफरेंट वेवलेंथ्स के साथ जब हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो कैसे प्लांट ग्रो कर रहा है, किस लाइट इंटेंसिटी के साथ, किस वेवलेंथ के साथ जल्दी ग्रोथ हो रही है। और जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर लेते हैं, उस बेसिस पे हम एक प्रोटोकॉल फाइनलाइज करते हैं और फिर एक बार प्रोटोकॉल फाइनलाइज होने के बाद क्या फाइनलाइज करते हैं कि कैसे एक लॉन्गर ड्यूरेशन को हम शॉर्टर ड्यूरेशन प्लांट्स में कन्वर्ट करते हैं। जब एक बार हम ऐसा बना लेते हैं, फिर हम उसको एक लार्ज स्केल पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन चेम्बर में उसको लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से इन्होंने 22 घंटे एक दिन का करके 2-2 महीने में इस प्रजाति को उन्नत करने की कोशिश की है, तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं बल्कि 6 गुनी होगी, ऐसा विश्वास है मुझे और इन लोगों की मेहनत से दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, स्पीड ब्रीड, DD न्यूज, वाराणसी। आइए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे दुग्ध क्रांति की। जिस तरह से बनास डेयरी को लेकर हमने देखा किसानों के बीच उत्सुकता है, और क्या कुछ आपको लगता है एक बड़ा बदलाव ये लेकर आएगा, ना सिर्फ वाराणसी के लिए बल्कि उस पूरे इलाके के लोगों के लिए? देखिए, हम जब कोई बड़ा डेयरी प्लांट किसी क्षेत्र में लगता हुआ देखते हैं, तब अगले कुछ वर्षों में उस क्षेत्र की तस्वीर पशुपालन के मामले में बदल जाती है। और हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, किसानों में, पशुपालकों में, वो पशुओं की संख्या बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो युवा हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें दूसरा विकल्प मिला है रोजगार का। हमने कई युवाओं जो जहाँ पर ये प्लांट लग रहा है उसके आसपास के युवाओं से बात की, जो पशुपालन के रोजगार से जुड़े हैं। वो इस बात को लेकर उत्साहित है कि उन्हें अपना दूध बेचने के लिए अब दूर दराज या फिर वाराणसी शहर नहीं जाना पड़ेगा और एक तय कीमत मिलेगी, जिससे वो अपना ज़्यादा ध्यान अपने काम पर लगा पाएंगे। और इसके साथ ही साथ सहकारी व्यवस्था में एक जो खास चीज होती है कि लाभांश वितरण किया जाता है, यानी साल के अंत में एक लाभांश जो होता है उसको किसानों के बीच, पशुपालकों के बीच उसका वितरण किया जाता है। उसकी भी एक आय निश्चित तौर पर एक फिक्स आय किसानों को होगी, जो पशुपालक हैं जो अपना दूध अमूल डेयरी को देंगे। तो उसको लेकर भी बहुत उत्साह हम जानते हैं कि आज के कार्यक्रम में किसानों को, जो पशुपालक हैं, उनको लाभांश वितरण भी किया जाएगा। लखनऊ और कानपुर में अमूल पहले ही प्लांट चला रही है, अब वाराणसी में बनास डेयरी संकुल के नाम से ये प्लांट लगने जा रहा है। 475 करोड़ में 30 एकड़ का ये पूरा इलाका है। आगे की परियोजना ये है कि इसके आगे विस्तार दिया जाएगा, बेकरी प्लांट लगाया जाएगा और जिस क्षमता के साथ इस डेयरी प्लांट को शुरू किया जाएगा, आप ये आसपास के जो किसान हैं, न केवल वाराणसी बल्कि मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, पूर्वांचल में एक तरह से देखें एक दुग्ध क्रांति का विस्तार होगा। और इसमें अहम बात यह होगी कि किसान को अपने घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा दूध बेचने के लिए, अपना दूध देने के लिए, बल्कि जो ग्राम समितियां होंगी, गांव में जो किसानों की समितियां बनेंगी, दुग्ध समितियां, उनके जरिए ये दूध खरीदा जाएगा। तो एक बहुत बेहतरीन मॉडल जिसकी सफलता की कहानी हम गुजरात में अमूल में सुनते हैं, उस सफलता की कहानी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जिस तरह से लखनऊ और कानपुर में अमूल ने अपना प्लांट लगाया था,
अब यहाँ वाराणसी में इस प्लांट की शुरुआत हो रही, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ के पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और साथ ही साथ उसके जुड़े तमाम रोजगार यहाँ पर पैदा होंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी दी जाएगी। जो अमूल के उत्पाद होते हैं, जो दुग्ध उत्पाद होते हैं, पनीर हो, मट्ठा हो, आइसक्रीम हो, इस तरह के तमाम उत्पाद उनकी बिक्री होगी। तो इस तरह से रोजगार के अवसर न केवल किसानों के लिए आय बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, सीधे तौर पर रोजगार और परोक्ष तौर पर रोजगार के। जी जया। बिल्कुल। साथ ही शैलेंद्र, 20 लाख निवासियों को घिरौनी रिकॉर्ड दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार की और एक बड़ा बदलाव लेकर आ रही है तमाम उन लोगों के जीवन में जिनको अपना घर का मालिकाना हक के कागज दिए जा रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि शहरों के तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है, जिसके तहत जो गांवों के जो घर हैं उनको चिन्हित करके उसका स्वामित्व दिया जाए, तमाम जो ग्रामीण लोग हों, जिससे जो विवाद है वो खत्म हो। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें घरौंदा जो उसके तहत घरौनी योजना के तहत घर दिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इससे होगा क्या कि जब ये चिन्हित हो जाएगा, एक तरह से उनको वो एक चिन्हीकरण होगा कि ये घर किसका है और उसमें उनको स्वामित्व योजना के तहत एक तरह से ये प्रमाण पत्र भी मिलेगा। तो ऐसे में जो भविष्य में जो विवाद होने की जो आशंका होती है वो खत्म होगी और साथ ही साथ शहरों के तर्ज में गांव में भी उनको ये बताने के लिए होगा कि ये उनका घर है, इतने स्क्वायर फीट का घर है, उस पर भविष्य में उसके निर्माण के लिए या उस पर उसके और पुनर्निर्माण के लिए वो कर्ज ले सकते हैं, सहूलियतें ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल और भी तमाम तरीके से किया जा सकता है। तो एक तरह से देखें, शहरों के तर्ज पे गाँव के जो भूस्वामी हैं, गाँव के जो भवन स्वामी हैं, उनको भी फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी योजना है जिसकी शुरुआत की गई थी, उसके तहत आज प्रमाण पत्र दिए जाने। बिल्कुल शैलेंद्र, हम देख रहे हैं देश के विभिन्न शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें विकास की कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। वाराणसी भी उनमें से एक है जिसका कायाकल्प होते हुए हम देख रहे हैं और आज भी कई ऐसी योजनाएं जो सीधे वहां के आम नागरिक की सहूलियत, उसकी बेहतरी के लिए शुरू की जाएंगी प्रधानमंत्री द्वारा। निश्चित तौर पर आप देखिए, शहरों को स्मार्ट बनाने का एक जो मिशन पूरे देश में चल रहा है, उसके तहत हम देख रहे हैं कि काशी को स्मार्ट बनाने की तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। चाहे वो CCTV लगाने की बात हो या फिर पार्किंग की व्यवस्था करने की बात हो, सघन इलाकों में पार्क बनाने की बात हो, बेहतरीन लाइटिंग करने की बात हो, इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए आवास बनाने की बात हो और इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करने की बात हो, बायो गैस प्लांट लगाने की बात हो, सीवेज प्लांट लगाने की बात हो। तो दरअसल हम देख रहे हैं कि संपूर्ण योजना के साथ शहरों के कायाकल्प पर आगे बढ़ा जा रहा है और उसके तहत आज भी तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जो 2100 करोड़ की जो परियोजना है, जिसमें बनास डेयरी संकुल 475 करोड़ जिसकी आधारशिला आज रखी जाएगी, इसके साथ ही साथ कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, शिलान्यास होने जा रहा है या लोकार्पण होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कुल 27 परियोजनाएं हैं जिसका आज शिलान्यास होगा या फिर लोकार्पण होगा। तो आप कह सकते हैं कि बनारस की सूरत जिस तरह से बदल रही है, हमने देखा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ वाराणसी दौरे पर आए थे, काशी विश्वनाथ परिसर किस तरह से लोगों ने वो भव्य तस्वीरें देखी काशी विश्वनाथ धाम की, और इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि तमाम रिंग रोड का जो निर्माण हुआ, काशी के बनारस के जो घाटों की जो सूरत बदली, जो बिजली के तार लटकते थे वो अंडरग्राउंड हो गए। दरअसल ये काशी, नई काशी और भव्य काशी ये दिखा रही है कि भारत किस तरह से बदल रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर उसकी एक झलक हम आज भी देखेंगे जब तमाम विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे तो सुरक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें, इन तमाम योजनाओं, संपर्क की बात करें, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पूजा जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था
और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम यू डबल कूल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं इस वक्त देश में कोरोना की स्थिति की। तो कोरोना टीकाकरण अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। देश में 60% से अधिक वयस्क आबादी को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर टीकाकरण की तेज गति पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की सराहना की। देश में 60% वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई है। एक बड़ा कीर्तिमान है अगर हम बात करें भारत देश जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है। नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं जिस तरह से भारत ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना नेतृत्व किया है और पूरे विश्व के सामने एक मिसाल कायम की है। निश्चित तौर पर जया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत जैसे विविधता भरी देश है जहाँ पर पहाड़ भी है, नदियां भी हैं। आप रेगिस्तान में देख रहे हैं कि हेल्थ केयर वर्कर जाकर के वैक्सीनेशन की, एक बाढ़ के इलाके में गए, नाव के जरिए गए, तो सुदूर जो इलाका है वहां तक स्वास्थ्य कर्मी जाकर के घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान को चलाया, जिसका नतीजा है कि 60% जो वयस्क आबादी है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो गए। फुल वैक्सीन दोनों डोज उनको लग गया है। इससे फायदा ये होगा कि जो चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो कोरोना का, उससे प्रोटेक्ट करेगा उनको और बीमारी की गंभीरता से बचाएगा। इसमें जिस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जो स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, ये तमाम लोगों की जो एफर्ट है वो इसका रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। और टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से उपयोग किया गया था, चाहे वो कोविन IT प्लेटफॉर्म हो जिसमें वैक्सीन को ट्रैक किया जाता है, और साथ ही साथ वैक्सीन जब आप लगाते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से आता है। तो ये तमाम जो जितनी भी रणनीति बनाई गई थी वो पूरी तरीके से सफल नजर आ रही है। और भारत जिसमें 130 करोड़ की आबादी में अगर 60% जो आबादी, वयस्क आबादी को वैक्सीनेट कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल नितेंद्र, आपको लगता है कि क्या अहम बिंदु रहे? क्योंकि शुरुआत में बहुत ज़्यादा शंकाएं थी कि इतनी बड़ी आबादी है, आपने दुर्गम इलाकों का जिक्र किया, लोगों को जागरूक करने की बात है, उनको सेंसिटाइज करने की बात थी, जितने लोगों का सपोर्ट चाहिए था साथ ही साथ उतनी तकनीकी दक्षता की भी ज़रूरत थी इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने में। तो क्या लगता है आपको जो अहम बिंदु रहे जिन्होंने इस टीकाकरण अभियान को बेहद सफल बनाया? देखिए, इसमें 2-3 बड़ी बात है। पहली बात है कि भारत पहली बार अपना वैक्सीन डेवलप किया और उसका प्रोडक्शन किया। पहले होता क्या था कि विदेश में वैक्सीन डेवलप होता था, भारत में उसका प्रोडक्शन होता है। ये स्थिति बदल गई है। 1 साल के भीतर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर वैक्सीन को तैयार किया। उसके बाद उस वैक्सीन को देश के दूर दराज इलाकों में जो 29,000 करीब कोल्ड चेन पॉइंट है हमारे देश में, वहां पर पहुंचाना, उस लॉजिस्टिक को एक बेहतर तरीके से ले जाना, उस कोल्ड चेन जो वैक्सीन का होता है उसको मेंटेन करते हुए ले जाना और फिर वैक्सीन को देना। इसके लिए जो मैन पावर थी उसको ट्रेंड किया गया था, चाहे हेल्थ केयर वर्कर हो, ANM हो, या फिर जो भी जो इसमें जुड़े हुए थे वैक्सीनेशन ड्राइव में, उनको ट्रेंड करना। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी कोविन के जरिए उसको ट्रैक करना। एक तरफ तो वैक्सीन को भी ट्रैक किया जा रहा था, उसके जो तापमान होता है उसको, साथ में कितने वायल खुले, कितने अभी बचे हुए हैं, उसकी भी ट्रैकिंग कोविन के जरिए होती है। साथ ही साथ वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी आपको उसके जरिए मिलता है। आप उसी के जरिए, कोविन के जरिए आप
अप्लाई भी करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। इसके अलावा जो शुरू में लोगों में भय था कि वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको भी दूर करने में बहुत मदद मिली। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को दिया गया, उसके बाद जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको दिया गया, उसके बाद 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिया गया। तो एक प्रायोरिटी तय की गई थी कि सबसे ज्यादा किन लोगों को ये कोरोना वायरस ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके अलावा जब प्रधानमंत्री वैक्सीन लिए उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव में काफी तेजी आई। फिर एक और माइलस्टोन रहा जब 18 साल से ऊपर के लोगों को जो फ्री वैक्सीनेशन की बात की गई केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री ने जब घोषणा की, उससे काफी फर्क पड़ा और लोगों में जागरूकता भी आई। अगर लोगों का विश्वास अगर वैक्सीन के प्रति बढ़ा, उसी का यह नतीजा है कि सबने वैक्सीन लिया और 60% आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो गई। बिल्कुल, एक बार फिर एक नई चुनौती सामने आई है और वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट। किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त देश में, क्या कुछ स्थिति है इस वायरस को लेकर और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आज एक बेहद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी होनी है जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो टोटल मामलों की बात करें तो 236 मामले देश में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 104 लोग ठीक भी हो गए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। इसमें जो डॉक्टर्स का ये कहना है कि माइल्ड सिम्टम है, कई लोगों में तो सिम्टम दिख भी नहीं रहा है, तो ये एक बहुत चिंता की बात अभी नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन कोई करता है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि मास्क लगाना, भीड़ भाड़ में जाने से बचना और 2 गज की दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन बीमारी की गंभीरता को बचाता है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। इसलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जो लोग अभी वैक्सीन नहीं लिए हैं वो जरूर ले लें। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर्स का भी कहना है, एक्सपर्ट का ये कहना है कि जो बंद एसी कमरों में ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें, खुले हवा में रहें। कई बार देखते हैं कि दफ्तर में लोग खाना भी खाते हैं तो एक साथ खाते हैं, इसको भी डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा ना करें। यहाँ तक कि डॉक्टरों का ये भी कहना है कि घर में भी डाइनिंग टेबल पे एक साथ पूरा परिवार बैठ के खाना नहीं खाए, अलग अलग टाइम पे लोग खाना खाएं, ये भी बहुत जरूरी है। आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं। कोविड की जो नए वेरिएंट की जो चुनौती आने वाली है, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन ड्राइव कैसा चल रहा है, इसको लेकर के एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक है। हम शाम में हम लोगों की नजर रहेगी कि उस बैठक के क्या नतीजे रहे और किस तरीके से प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश आते हैं। बिल्कुल नितेंद्र, इस वक्त विभिन्न राज्यों की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं वेरिएंट के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? देखिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क किया है और बार बार केंद्र की तरफ से डायरेक्शन भी दिया जा रहा है कि जो भी राज्य हो या चाहे वो जिला हो, जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दिख रही है, वहां पर सख्त जो आपकी जो सख्ती बरती जाए। सख्ती बरतने में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस है, वो जिला प्रशासन और राज्य अपने हालात के हिसाब से उठा सकता है, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो या फिर भीड़ भाड़ को रोकने की कवायद की जाए या फिर दफ्तरों में रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। तो ये तमाम दिशा निर्देश राज्यों को दिया गया है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया कि लोग कम से कम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें। आपने देखा होगा कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, चाहे वो कहीं भी आप जाइए, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया। एक सर्वे भी, स्टडी भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया था जिसमें मास्क लगाना एक तरफ से 0 हो गया है। तो मास्क जब तक आप नहीं लगाएं तब तक कोरोना की जो संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आने वाला त्योहार है, चूंकि क्रिसमस है, नया साल है, ऐसे में लोग पार्टियों से बचें, घर के अंदर रहें। अगले 1.5 से 2 महीने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओमिक्रॉन 3 गुना ज्यादा संक्रामक है डेल्टा वेरिएंट से, जिसमें हमने देखा कि दूसरी लहर जिसमें आई थी। इसलिए सतर्कता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है और लापरवाही बरतने के जो इंसिडेंसेस हैं वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल, तो देश में अगर हम बात करें कोविड-19 के नए वेरिएंट के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 236 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इनमें 104 लोग संक्रमण को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जिनकी संख्या 65 है। वहीं दिल्ली में अब तक 64 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक 16 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। और दिल्ली में एक दिन के भीतर कोरोना के 125 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष समारोह पर
रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने इस बारे में जारी आदेश में सभी जिलाधीशों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन न हो। सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित कोरोना संक्रमण के फैलने को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। हवाई अड्डे पर आगमन पर जांच के बाद जिन यात्रियों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें इस रोग से संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में रखा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उनके घर में रहने की अनुमति नहीं होगी। ओमिक्रॉन के अधिक मामलों वाले देश में पिछले 14 दिन बिता चुके जो यात्री बाद में इस रोग से संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें भी अलग थलग रखा जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रियों के आगमन पर उनके नमूने एकत्र करें और उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कोलकाता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन को भेज दें। संबंधित व्यक्ति कम से कम जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट प्राप्त होने तक आइसोलेशन में ही रहेगा। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि नए वेरिएंट से ग्रस्त मरीजों में कोरोना के लक्षण नाम मात्र के पाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भर्ती होने वाले ज्यादा मरीज विदेशों से लौटे हैं। तो सीमित पेशेंट्स हमारे पास आए हैं 34 में, इसमें से मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स को लगभग 80% मरीजों में कोई भी लक्षण नहीं था। दे आर एसिम्टोमेटिक, ना उनको बुखार है, ना उनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, ना उनको गले में प्रॉब्लम है। 34 में से सिर्फ 3 पेशेंट्स को 3 आउट ऑफ 34 हैव माइल्ड सिम्टम्स। और पुलवामा पुलिस ने बड़ा हादसा होते होते टाल दिया है। एक विशेष सूचना पर पुलवामा पुलिस ने 50 आरआर और सीआरपीएफ के साथ मिलकर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक आईईडी बरामद किया। ये 5 किलो का आईईडी एक कंटेनर में नेवा श्रीनगर रोड पर लगाया गया था। हालांकि समय रहते पुलिस और सेना ने इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टाला जा सका है। और गुरुग्राम के कादरपुर स्थित सीआरपीएफ अकादमी में आज सीधे भर्ती राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने परेड का निरीक्षण किया। 117 अधिकारियों को यहां पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिनकी देश भर में अलग अलग स्थानों पर तैनाती की जाएगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का एक उच्च स्तरीय दल आज से राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग का दल उत्तराखंड में चुनाव की तैयारियों के सभी पहलुओं का आकलन करेगा। इस दौरान राज्य में निष्पक्ष चुनाव और उसकी विस्तृत तैयारियों को लेकर आयुक्त राज्य के सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस जागरूकता कार्यक्रम में मतदान का अधिकार और जनता को जागरूक करने के विषयों पर जोर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य की राजधानी लखनऊ में किसान सम्मान दिवस के अवसर पर प्रदेश के कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के देश और किसानों के हित में किए गए कार्यों को याद किया और श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने बीते 4.5 साल में किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से सीधे 206 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर किसानों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जो बकाया भुगतान गन्ना किसानों का था, उसे भी उनकी सरकार ने चुकाया है। यही नहीं, योगी ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद प्रदेश के किसानों को 36,000 करोड़ तक के कर्ज माफ किए गए हैं। साथ ही वर्षों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 60,000 करोड़ रुपए के बहुचर्चित पर्ल घोटाले में अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
इसमें से कुछ कंपनी के कर्मचारी और कुछ बिजनेसमैन शामिल हैं। इस ग्रुप ने लोक लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर देश भर में 5 करोड़ लोगों से ठगी की थी। पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड पॉन्जी स्कैम मामले में सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से 11 लोगों को हिरासत में लिया है। और उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी की ठिठुरन बढ़ने के साथ ही कोहरा भी घना होने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लेह लद्दाख आदि में पारा जमाव बिंदु से नीचे पहुंच गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिनों की तुलना में कुछ राहत मिली है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज से राष्ट्रीय राजधानी में तापमान के बढ़ने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में भी दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण ठंड में मामूली कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर से मौसम करवट लेगा। 28 दिसंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली सफर के मुताबिक दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 387 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। एनसीआर इलाकों में नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब है और 353 रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक 338 और बहुत खराब श्रेणी में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, जिसमें अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की सुविधा देने की बात कही गई है। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में कहा गया है कि धन, अन्य वित्तीय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों के भुगतान और वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में बुनियादी मानवीय जरूरतों का समर्थन करने वाली ऐसी सहायता तालिबान से जुड़ी संस्थाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। ये संकल्प 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और सुरक्षा परिषद अगले दिसंबर में इसके विस्तार पर विचार करेगी। प्रस्ताव में सहायता के गंतव्य की निगरानी के साथ साथ हर 6 महीने में सहायता के कामकाज पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर विचार करना भी शामिल है। भारत ने प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। अगस्त के मध्य में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद से अफगानिस्तान में आर्थिक मंदी के बीच मानवीय तबाही टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रयास कर रहा है। अमेरिका पहले ही अफगान केंद्रीय बैंक की संपत्ति में $9.5 अरब जमा कर चुका है और अफगान अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। India supported the resolution to grant exemption from sanctions for humanitarian assistance to Afghanistan, and I would like to submit our explanation of the vote. The humanitarian situation in Afghanistan is dire. We have seen reports that suggest that over half the population are facing crisis or emergency levels of acute food insecurity. Urgent humanitarian assistance is required to meet the basic food needs of the people, and most of the country is going below the poverty threshold. और अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कहा है कि अमेरिका में महज 1 हफ्ते में ही ओमिक्रॉन के मामलों में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। नए मामलों में 73% मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है। सीडीसी का अनुमान है कि अमेरिका के कई हिस्सों में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। और अमेरिका के दवा नियंत्रक USFDA ने कोरोना वायरस के उपचार के लिए सफलतापूर्वक तैयार कर ली गई फाइजर की पैक्सलोविड टैबलेट को मंजूरी दी है। ये दवा 12 साल या उससे ऊपर के उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए कोविड महामारी के दौरान इलाज में इस्तेमाल हो सकेगी। ये पहली दवा है जिसे नए संक्रमित मरीज अब अस्पताल से बाहर रहने के लिए घर पर ले जा सकते हैं।
अमेरिका ने पैक्सलोविड नामक टैबलेट को बनाकर कोरोना से जूझ रहे लोगों में भी मौत का खतरा कम होने का दावा किया है। और कैलिफोर्निया में 1 फरवरी तक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक लेने की आवश्यकता होगी। राज्य में कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मामले बढ़ने के बीच ये फैसला लिया गया है और पिछले सप्ताह में ये मामले लगभग 2 गुने हो गए हैं। इसके अलावा जिन राज्य कर्मचारियों को अभी भी बूस्टर खुराक नहीं मिली है, उन्हें 1 फरवरी की समय सीमा से पहले प्रत्येक सप्ताह में 2 बार कोविड-19 टेस्ट से गुजरना होगा। धार्मिक या चिकित्सा कारणों से छूट का अनुरोध करने वाले कर्मचारियों को अनुमति दी गई है। अमेरिका में कैलिफोर्निया सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जहां पूर्ण टीकाकरण राष्ट्रीय औसत 65.5% से अधिक है। साथ ही शीतकालीन अवकाश से स्कूल वापस आने वाले छात्रों को भी कोविड टेस्ट कराना होगा। ब्रिटेन में कोविड-19 के ओमिक्रॉन स्वरूप वाले रोगियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता का जोखिम डेल्टा संस्करण वाले रोगियों की तुलना में 40% से 45% कम है। इस संबंध में एक अध्ययन लंदन के इंपीरियल कॉलेज द्वारा प्रकाशित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के एक अध्ययन का अनुसरण करते हुए ब्रिटिश शोध में पाया गया है कि 1 अक्टूबर और 30 नवंबर के बीच दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन का इलाज कराने वाले लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 80% कम थी। शोध ने यह भी बताया गया है कि जिन लोगों ने कम से कम 2 टीके की खुराक प्राप्त की थी, अस्पताल में उनके भर्ती होने की संभावना काफ़ी हद तक कम रही। व्यापक टेस्ट उपलब्ध होने के बाद पहली बार ब्रिटेन में बुधवार को कोविड के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। स्पेन में एक बार फिर से फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा। ये फैसला ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। साथ ही देश में टीकाकरण की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। स्पेन में लगभग 80% आबादी का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम भी गति पकड़ रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम के चलते बीते वर्ष स्पेन में कोरोना के मामले कम आ रहे थे, जबकि उसी दौरान यूरोप के कई देशों को कड़े प्रतिबंध लगाने पड़े थे। लेकिन ओमिक्रॉन के हालिया मामलों में तेजी देखी जा रही है। मंगलवार को भी लगभग 50,000 नए वेरिएंट के मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी भी मरीजों के अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या में पिछली लहर के मुकाबले कमी है। कोविड-19 संक्रमण के कारण फ्लोरिडा से यात्रा करने वाले क्रूज को कल सुबह कोलंबिया के कार्टाजेना सिटी में डॉकिंग से रोक दिया गया। पहुंचने से एक दिन पहले ही 7 सीज मैरिनर नाम के इस क्रूज पर चालक दल के 6 सदस्यों और एक यात्री के कोविड पॉजिटिव पाए गए। क्रूज में चालक दल और यात्रियों सहित 1100 से अधिक लोग सवार थे। कार्टाजेना सिटी में 21 दिसंबर तक 56 सक्रिय कोविड-19 मामले थे। महामारी की शुरुआत में यहां 1,27,000 मामले सामने आए हैं और 2,178 मौतें हुई हैं। मेडागास्कर में मालवाहक जहाज के डूबने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है। मैरीटाइम एंड रिवर पोर्ट एजेंसी ने बताया कि खराब मौसम के कारण 5 लापता यात्रियों की तलाश बंद करनी पड़ी है। समुद्री एजेंसी के समुद्र संचालन निदेशक मैमी रेडिया नावनी ने बताया कि जहाज यात्रियों को ले जाने के लिए अधिकृत नहीं था और ओवरलोड हो गया था और सोमवार देर रात तक 138 लोगों के साथ इसके डूबने से पहले इंजन में पानी भर गया था। समुद्री एजेंसी ने बताया कि 50 लोग जीवित बच गए। शेष 5 लापता यात्रियों की तलाश अब बंद होगी। इस बीच राष्ट्रीय गैंडर मेरी के प्रमुख जनरल सर्ज गेले को ले जा रहा एक खोजी हेलीकॉप्टर सोमवार देर रात समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि सर्ज गेले मंगलवार सुबह करीब 13 घंटे तक तैरने के बाद जीवित मिल गए। हेलीकॉप्टर में सवार एक अन्य मैकेनिक भी जीवित पाया गया। 2 यात्रियों का पता नहीं चल सका है। टीम सोमवार रात देश के उत्तर पूर्व में एक जहाज के मलबे के स्थान का निरीक्षण करने के लिए उड़ान भर रही थी। और अमेरिका के टेक्सास शहर में ट्रक दुर्घटना के कारण नॉर्थ रिचलैंड हिल्स रोडवे घंटों तक आंशिक रूप से बंद रहा। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नॉर्थ रिचलैंड हिल्स पुलिस के मुताबिक डलास फोर्ट वर्थ के पास टेक्सास के इंटरस्टेट 820 में
भीषण आग लगने की सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी। इस बड़े हादसे के कारण सभी सड़कों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया, जो बाद में फिर से आवागमन के लिए खोल दिए गए थे। और पेरू के लीमा में एतिस शहर में ट्रेन की ट्रक से भीषण टक्कर हुई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश के दौरान ट्रक चलती ट्रेन से जा टकराया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बचाव दल ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर वाहन के अंदर फंसे ट्रक चालकों को निकाला और मलबे को हटाने का काम किया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने बहुप्रतीक्षित अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप मिशन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन के नाम से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन से ब्रह्मांड की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इस टेलीस्कोप का निर्माण यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडा की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर नासा ने किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खगोलविदों को ब्रह्मांड में बनने वाली कुछ शुरुआती आकाशगंगाओं की खोज करने में मदद करेगा और हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे हमारी अपनी आकाशगंगा जैसी आकाशगंगाएं अस्तित्व में आई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विश्वविख्यात हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, जिसे साल 1990 में लॉन्च किया गया था और जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी समझ को काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया है। ये नया मिशन हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में बेहतर इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और संवेदनशीलता प्रदान करेगा। साथ ही इस नए स्पेस टेलीस्कोप में प्राथमिक दर्पण यानी कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप एलिमेंट में 18 हेक्सागोनल मिरर सेगमेंट शामिल हैं, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता है। ये खंड गोल्ड प्लेटेड बेरिलियम से बने हुए हैं। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। कृषि प्रधान देश भारत में हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिन किसान नेता व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में कृषि क्षेत्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसानों के हित के लिए कई किसान हितैषी नीतियों का मसौदा तैयार किया था। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया के अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। स्वतंत्रता की गाथा के आज के संस्करण में हम स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, स्वतंत्रता सेनानी पी कक्कन और स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को याद करेंगे। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया।
महात्मा गांधी के शब्दों में वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। जिंदगी खपा गया अपनी और किसानों के सम्मान में चरण सिंह की के नारे गूंजे हिंदुस्तान। हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पी कक्कन भी आज स्मरणीय हैं, जो 23 दिसंबर 1981 को हमें छोड़कर चले गए। वे कक्कन जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 18 जून 1908 को मद्रास प्रेसिडेंसी में मेलूर में तुम्बईपट्टी में हुआ था। कक्कन ने अपने युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1939 में जब राज्य सरकार ने मंदिर प्रवेश अधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया, तो कक्कन ने मदुरई में समाज के निम्न वर्ग के लोगों के मंदिर में प्रवेश का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। 1946 में वे संविधान सभा के लिए चुने गए और 1946 से 1950 तक इसकी सेवा की। स्वतंत्रता के बाद कक्कन ने तमिलनाडु राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। हम महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूँ। 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि भी है। 28 जून 1921 को जन्मे नरसिम्हा राव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पीवी नरसिम्हा राव 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें 1991 में आर्थिक सुधारों की नींव रखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनः एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नरसिम्हा राव एक कुशल भाषाविद भी थे। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन उनका 8 भारतीय भाषाओं और 8 विदेशी भाषाओं पर भी उत्कृष्ट अधिकार था। आज़ादी के नायकों को राष्ट्र हमेशा ही नमन करता रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खास खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।